हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं और ये है चैप्टर का नाम राइट्स है। ठीक है, सो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे राइट्स क्या होता है और कितने तरह के राइट्स हैं इंडिया में मिला हुआ हमें, क्या फंडामेंटल राइट्स और नॉर्मल राइट्स में क्या फ़र्क है और भी बहुत कुछ हम जानेंगे राइट्स के बारे में। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter और हम इस चैप्टर को क्वेश्चन से फॉर्म में करेंगे जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर राइट्स। राइट्स होता क्या है, ठीक है। सो राइट्स क्या है हम देखते हैं। राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ मेंटेन्ड बाय स्टेट फॉर द फुल एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। सो राइट्स क्या होता है, वो ऐसा कंडीशन सोशल लाइफ का, सामाजिक जीवन का एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि स्टेट मेंटेन करता है और ये होना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो ह्यूमन पर्सनालिटी का, तो हमें अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ कॉल्ड राइट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज़ बिल ऑफ राइट। बिल और राइट क्या होता है। और डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स। तो देखो डेमोक्रेसी ऐसा है, देखो आपको डेमोक्रेसी और राइट जो है दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर कोई भी डेमोक्रेसी को हम अच्छा तब बोलते हैं जब वो ज़्यादा राइट देता लोगों को। अधिकार ज़्यादा मिल रहा है तो डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा है, कम मिल रहा है तो कम अच्छा है। सो डेमोक्रेसी को हम अगर जज करना है कि वेदर डेमोक्रेसी इज गुड और बैड, सो दैट वी कैन जज डिपेंडिंग अपॉन द राइट दैट द पीपल एंजॉय इन द कंट्री, इन द स्टेट। ठीक है, और हर डेमोक्रेसी राइट, इंडिविजुअल के राइट को क्लेम करता है कि हाँ ये राइट है, और इतना ही नहीं बल्कि उसको रिकॉग्नाइज भी करता है। ठीक है, देयरफॉर इट इज ऑफन a practice in most democratic country to list the right of the citizen in constitution itself. Such a list of right mentioned and protected by the constitution is called bill of right. तो bill of right वो important right होते हैं जो कि constitution में mention होता है and state उसे protect करता है, constitution में mention होता है। So important rights that are listed in the constitution and state generally protect such rights. So it prohibits government from acting against the right of individual and ensure a remedy in case of their rights are violated. तो ये क्या करता है कि ये जो राइट्स है दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमें गवर्नमेंट को, इट डज नॉट अलाउ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ गवर्नमेंट टू डू एनीथिंग और टू डू और एक्ट अगेंस्ट द राइट दैट इज गिवन टू इंडिविजुअल। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि अगर हमें अगर कोई राइट को छीनता है, if anybody try to take away our rights, then we have a remedy to go to court and get back our rights. So in this way rights are not only enlisted in the constitution but also they are protected by the constitution. Third question है from whom does constitution protect the right of an individual। किससे राइट बचाता है, ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करता है राइट को, अधिकार को। द राइट्स ऑफ द पर्सन मे बी थ्रेटेंड बाई अनदर पर्सन, हो सकता है कोई दूसरा इंसान हो, इंडिविजुअल हो सकता है कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, या हो सकता है गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेचर हो सकता है ऐसा लॉ बना के हमारे राइट को कम करने की कोशिश करे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो सकता है जो कि हमारे राइट को कम करने की कोशिश करे। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट होते हैं वो हमारे राइट को, और इवन जुडिशरी कैन ऑल्सो ट्राई टू सप्रेस आवर राइट। सो इन द कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग, अपना काम करने के समय हो सकता है कि इंडिविजुअल राइट्स को वो सप्रेस करने की कोशिश करें एंड मे ऑल्सो वायलेट द राइट ऑफ द पर्सन। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा है कि हु कैन टेक अवे राइट ऑफ इंडिविजुअल। सो गवर्नमेंट कैन टेक अवे एनी इंडिविजुअल, एनी कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनीबडी कैन टेक अवे इंडिविजुअल राइट दैट इज गिवन। सो व्हाई डू वी कॉल राइट्स ए फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डू वी कॉल सम राइट एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है, ठीक है। सो द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट राइट्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम। देखो फंडामेंटल मतलब वो राइट जो कि बहुत बेसिक हो, ये तो मिलना ही मिलना है इफ़ वी लिव इन ए डेमोक्रेसी। और इतना इंपॉर्टेंट ये राइट्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेटली उसको लिस्ट किया हुआ है। जैसे इंडिया में
राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनलिस्टेड है। किसमें? पार्ट थर्ड में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जो है दैट आर मेंशन इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So the fundamental rights are so important that the constitution itself ensure that they are not violated by the government, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी उसको वायलेट ना करे, ठीक है। सो दिस इज फंडामेंटल राइट। नाउ अगर हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स में क्या फ़र्क है, तो फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है कि हाँ ये मिलना ही मिलना है आपको। प्रोटेक्टेड बाय और एनफोर्स बाय द ऑर्डिनरी लॉ। अदर राइट जो होता है लॉ बना के हम राइट देते हैं, पार्लियामेंट टाइम टू टाइम लॉ बनाता है एंड देयर बाय प्रोवाइड राइट टू द पीपल एंड सो इन दिस वे दिस इज द डिफरेंस दैट फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड, बट अदर राइट्स जो होता है दे आर प्रोटेक्टेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ मतलब लॉ जो गवर्नमेंट बनाता है टाइम टू टाइम। मे ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बदलने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना जरूरी है। अमेंडमेंट मतलब बदलाव लाना जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं अमेंडमेंट। और मे बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। अगर मान लो ये चेंज करना है अदर राइट जो, तो ये हम आसानी से चेंज कर सकते, हम नहीं मतलब गवर्नमेंट आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑर्डिनरी लॉ लेके आता है उसी तरह से इसमें बदलाव, लेकिन ये आसानी से नहीं हो सकता है, इसका अलग प्रोसीजर है एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड अमेंडमेंट प्रोसीजर। और उसके थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है अमेंडमेंट प्रोसीजर। उसी का हम देखेंगे आगे क्या होता है अमेंडमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी। अब मैंने बताया था कि देयर आर 6 राइट दैट इज गिवन टू अस। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एजुकेशनल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे क्या ये राइट एब्सोल्यूट है या एब्सोल्यूट नहीं है। सो ये सब चीज़ हम समझते हैं। सो फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वालिटी। सो देखते हैं क्या राइट टू इक्वालिटी। सो द राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, होटल, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, वेल, प्लेस ऑफ वर्शिप। यानी कि हर आदमी को बराबर अधिकार है पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, वो प्लेसेस जो किसी का नहीं है, दैट बिलोंग्स टू एवरीबडी। सो एवरीबडी कैन गो, इवन द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट कैन ऑल्सो वर्शिप इन टेम्पल, कैन गो टू वेल एंड ड्रॉ वाटर और कैन गो टू प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, होटल, शॉप में। आप किसी को रोक नहीं सकते हो ये बोल के कि तुम लोअर कास्ट के हो, सो यू आर नॉट सपोज टू एंटर इनटू होटल और शॉप। तो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। सो देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सो सब कोई बराबर है, तो कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो कि नहीं दिस जॉब विल बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर कास्ट ओनली। नहीं, एवरीबॉडी कैन अप्लाई एंड दोज हु आर क्वालिफाइड एनफ टू गेट दैट जॉब ही विल गेट, डजंट मैटर वेदर ही बिलोंग टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट और कलर, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वही अभी बताया ना कि सरकारी नौकरी में आप भेदभाव नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस टू द इन द पास्ट। तो राइट क्यों जरूरी है हमारे कंट्री में? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में पहले से और इवन आज भी सोसाइटी सबको इक्वल ट्रीट नहीं करता है, और इक्वल ट्रीट ना करने की वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं हो पाता है। सो अगर हमें उनको राइट मिलता है तो दे कैन क्लेम दीज राइट एंड देयर बाई दे कैन इम्प्रूव देयर कंडीशन ऑफ लाइफ, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ। अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म कर दिया गया है, हैव बीन ऑल्सो हैज बीन एबोलिश्ड। एबोलिश मतलब खत्म कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी होता है सोसाइटी में तो ऑब्वियसली फिर देयर विल बी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। द स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल इन द मिलिट्री और एकेडमी। जैसे अगर मैं पढ़ाई लिखाई में टाइटल, जैसे PhD मिलता है पढ़ाई लिखाई में, मिलिट्री में भी हमें कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, ऐसे मिलता है। इन दोनों के अलावा और कोई भी टाइटल जो है स्टेट किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि टाइटल मतलब उनको डिफ्रेंशिएट कर देना। जैसे खान बहादुर खान, और हम किसी को टाइटल दे देते हैं, इसका मतलब वो बाकी लोगों से ऊपर है, और ही विल गेट स्पेशल ट्रीटमेंट एवरीवेयर। सो इफ समबडी स्टार्ट गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट then certainly equality will not prevail in the society. So thus the right of equality try to make India a true democracy by ensuring a sense of equality of dignity and status among the all the citizens. तो इस तरह से डेमोक्रेसी को हम एक तरह से डेमोक्रेसी जो है उसको इंश्योर करता है। ट्रू डेमोक्रेसी लाने का एक सबसे पहला स्टेप है कि लोगों को राइट देना, और हर एवरीबडी शुड गेट इक्वल राइट मिले, स्टेटस मिले। सो दैट इज
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो हमने देखा इसमें कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट जो था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोसाइटी विद वेरियस इनइक्वालिटी हाउ कैन देयर बी इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो हम अगर मान लो इतना इनइक्वालिटी है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकता है। क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि गवर्नमेंट बोलता है कि ये जॉब सबके लिए है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं दे विल ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे इक्वालिटी हो सकता है। सो वही बोल रहे हैं कि जहाँ पे इतना इनइक्वालिटी है वहाँ पे हाउ कैन इक्वल अपॉर्चुनिटी विल बी फ्रूटफुल और will provide equal right to everybody. So equality of opportunity means that all sections of society enjoy equal opportunity. सबको बराबर मौका मिले आगे बढ़ने का. The Constitution clarifies that the government can implement special schemes and measures for improving the condition of certain section of society. इसका मतलब होता है कि सरकार अलग स्कीम्स प्रोग्राम लॉन्च करेगा जिससे कि जो पुअर सेक्शन के लोग हैं या इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनके कंडीशन को इंप्रूव कर सके. चिल्ड्रन, वुमेन एंड द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ऐसे लोगों के बारे में गवर्नमेंट स्टेप उठा सकता है, एक्स्ट्रा प्रोविजन शुरू कर सकता है जिससे कि इनको और आगे लेके आए. सो रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एडमिशन डू नॉट वायलेट द राइट ऑफ इक्वालिटी. देखो हमने एक्चुअली क्या किया कि अगर हम इनको ऊपर, जैसे कि अगर वाई वी आर गिविंग रिजर्वेशन टू एवरीबडी इवन टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन सो दैट दे ऑल्सो बिकम इक्वल टू अदर पीपल, अदर हायर कास्ट पीपल, एंड व्हेन दे बिकम इक्वल टू दैट देन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी विल बी राइट. बट जबकि ये पिछड़े हुए हैं पहले से, तो इन लोगों को पहले तो हमें एक लेवल फील्ड करना पड़ेगा जहाँ पे कि दो जो आर बैकवर्ड एंड दो जो आर फॉरवर्ड दे at the same level of education and development, and then if equal opportunity is given then certainly that will be fair for everybody. अगर हम वैसे बिना इनको पिछड़े जातियों को सामने आगे लेके आके हम अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो लोग ऑलरेडी आ गए हैं, उन लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू गिव रिजर्वेशन. सो एलैबोरेट अपॉन द राइट टू फ्रीडम. तो सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम है. राइट टू इक्वलिटी हमने देखा. सो राइट लिबर्टी, फ्रीडम मतलब लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने की आज़ादी है. अगर आपको जो लगता है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट समथिंग विच यू थिंक that is good for yourself as well as for your society. However, it does not mean that freedom to do anything that one desire or like. इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग जो मर्जी हो करें. ठीक है. Therefore, the rights to freedom state that every person will enjoy their freedom without threatening the freedom of other. देखो समाज में सिर्फ आप ही को राइट नहीं मिला हुआ है, मिस्टर ए को राइट नहीं मिला हुआ है, इवन बी को भी मिला हुआ है. अगर अपना मान लो कि आपको बोलने का अधिकार है, बट वो बोलने से बी अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो देन यू डोंट हैव दिस राइट टू. हाँ, सो इस तरह से दूसरा का भी राइट है. सो वाइल एंजॉइंग योर राइट यू मेक श्योर दैट अदर राइट्स आर नॉट वायलेटेड. मेक श्योर दैट दूसरा का राइट जो है वो कम तो नहीं हो रहा है. अगर कम हो रहा है तो देन देयर विल बी सम लिमिटेशन ऑन योर यूज ऑफ द राइट. सो नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एज लेड डाउन बाय द लॉ. देखो किसी भी सरकार या कोई भी किसी का जान नहीं ले सकता है अनटिल अनलेस वो ऐसा काम करता है जिससे कि उसे फांसी हो सकता है. देन ओनली ही विल बी हैंग्ड, अदरवाइज ही विल नॉट बी हैंग्ड. हाँ, सो देखो नो पर्सन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ. किसी का ज़िंदगी कोई नहीं छीन सकता है, इंक्लूड गवर्नमेंट ऑल्सो. लेकिन अगर वो ऐसा काम करता है जिससे कि उसे मौत का सज़ा मिलना चाहिए, देन गवर्नमेंट कैन डू सो. ठीक है. नो वन कैन बी डिनाइड हिज और हर पर्सनल लिबर्टी. दिस मीन दैट नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर द सच अरेस्ट. तो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता है पुलिस. अगर अरेस्ट करता है तो उसे बताना पड़ेगा वो क्यों अरेस्ट कर रहा है. इफ अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय ए लॉयर और हिज ओन चॉइस. तो अगर वो चाहता है कि अपने आप को डिफेंड कर सके, किसी लॉयर को हायर कर सके तो कर सकता है. ऑल्सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू टेक दैट पर्सन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. दैट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस. ठीक है, कि राइट रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इसको. इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को पकड़ता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा, और कोर्ट या मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा वो गलत है सही है. अगर कोर्ट को लगता है कि वो आदमी ने कोई गलती नहीं किया तो उसको इमीडिएटली रिलीज कर देगा कोर्ट. और लगता है कि हाँ इसे पुलिस कस्टडी में होना चाहिए तो ही कैन इवन कोर्ट कैन सेंड टू
दैट पर्सन टू पुलिस कस्टडी ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, एक्सप्लेन वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ऐसे कौन कौन से जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जिसकी वजह से राइट का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये नहीं इंक्लूड करता है कि सिर्फ अरेस्ट ना हो आप या आपको फांसी ना मिले, ये तो है ही। इसके अलावा राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक ये बोलता है कि इसके अलावा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये भी इंक्लूड है कि हर आदमी को अपने मान सम्मान से और बिना कोई एक्सप्लॉयटेशन के रह सके, ये राइट मिलना चाहिए है इंक्लूड। द कोर्ट हैज ऑल्सो हेल्ड द राइट टू शेल्टर एंड लाइवलीहुड टू इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग और लाइवलीहुड। तो ये क्या बोलते हैं कि आप राइट टू लाइफ तो दे रहे हो, पर्सनल लिबर्टी दे रहे हो, लेकिन अगर उसे जीने खाने का राइट नहीं मिलता है तो फिर दैट विल मेक हिम हैंडीकैप दैट ही विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द राइट दैट इज गिवन टू हिम। उसी तरह से अगर हमें किसी को राइट टू लाइफ दे रहे हैं यानी कि राइट टू लाइवलीहुड भी देना चाहिए। लाइवलीहुड मतलब जीने खाने का सहारा देना जरूरी है गवर्नमेंट को। ठीक है, सो ये भी राइट मिला हुआ है, किसी का आप लाइवलीहुड नहीं छीन सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड ड्रॉबैक्स। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है क्या, हम देखते हैं पहले तो। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, सो इट मीन्स दैट इफ द गवर्नमेंट फील दैट ए पर्सन कैन बी ए थ्रेट to the law and order or to the peace and security of the nation, it can detain or arrest that person। देखो अगर मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि एक आदमी फ्री होने की वजह से, उसके भाषण की वजह से, उसके स्पीच की वजह से या उसके एक्टिविटी की वजह से पीस एंड सिक्योरिटी नहीं रह जाएगा समाज में, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट पकड़ के अरेस्ट कर सकते हैं। और जब क्योंकि अगर वो फ्री रहेगा तो रहने से हो सकता है दंगा हो जाए समाज में, हो सकता है वायलेंस हो जाए, हो सकता है पीस डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री खतरे में हो, तो ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट डिटेन करके रख सकता है, अरेस्ट करके रख सकता है, और इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। कोई भी अनहोनी ना हो इसके लिए किसी को रोक के रखना, डिटेन करना किसी को। ठीक है, दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फॉर 3 मंथ। याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कितने साल होते, कितने महीने तक हम इसको रख सकते हैं। एक आदमी को गवर्नमेंट अरेस्ट करता है ऑन दिस ग्राउंड तो सिर्फ वो 3 महीने तक ही रख सकता है। अगर उसके ज़्यादा रखना है तो देन ही विल हैव टू बी प्लेस बिफोर द मजिस्ट्रेट, और कोर्ट में लेना पड़ेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक लाइक एन इफेक्टिव टूल्स इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद द एंटी सोशल एलिमेंट। तो अगर मान लो गवर्नमेंट के पास ये एक टूल्स है, इफेक्टिव टूल्स है, अगर उसको लगता है कोई आदमी बाहर फ्री रहने से, उसके भाषण से, उसके स्पीच से 2 कम्युनिटी के बीच में टेंशन हो सकता है, 2 को वायलेंस हो सकता है, ऐसे आदमी को अरेस्ट करके, और इट कैन ब्रिंग नॉर्मल सिचुएशन इन द सोसाइटी। नेक्स्ट है ड्रॉबैक क्या है इसका, हैज़ ऑफन बीन मिसयूज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इसको मिसयूज किया बहुत बार, हम देखते हैं उसे अपने पॉलिटिकल गोल को पूरा करने के लिए किसी भी पार्टी को पकड़ के, किसी भी लीडर को पकड़ जेल में डाल देता है। ठीक है, मेनी पीपल थिंक दैट देयर मस्ट बी ग्रेटर सेफगार्ड इन दिस लॉ। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को इतना पावर नहीं मिलना चाहिए किसी को भी अरेस्ट करके रख ले ऑन ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे तो एनीबडी हु इज अपोज टू द गवर्नमेंट विल बी अरेस्टेड एंड ही और सी कैन बी पुट इनटू द जेल। सो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ सेफगार्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉलोइंग प्रिवेंशन। तो एक तो है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है, और रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये भी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द राइट दैट आर गिवन टू एक्यूज पर्सन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक्यूज मतलब जो लोग अरेस्ट किए गए ऐसे लोगों का क्या राइट मिलता है। सो नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1। कोई भी आदमी को आप एक ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हो। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे मूवी बनी हुई है हॉलीवुड बॉलीवुड में। बॉलीवुड में हम देखते हैं अंधा कानून एक मूवी बना हुआ है, उसमें इस चीज़ को दिखाया गया कि अगर मान लो कोई आदमी किसी के मर्डर के लिए 20 साल का सज़ा काट के आता है, और वो जब बाहर निकल कर देखता है वो आदमी जिंदा है, तो वो आदमी उसको मार देता है और बोलता है कि आप मुझे एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते हो। तो इस तरह से ही विल बी
लेफ्ट फ्री, ठीक है। सो ये है। दूसरा है नो लॉ शैल डिटर एनी एक्शन एज इलीगल फॉर अ बैक डेट। मान लो कि कोई ऐसा है कि एक लॉ बनता है अभी और वो क्राइम पहले हुआ था, तो आप उस आदमी को इस लॉ के बेसिस पे सजा नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो बैक डेट में आप यू कैन नॉट पनिश एनीबॉडी। सो ठीक है। नेक्स्ट है कि नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आप अगर कोई क्राइम करते हो तो कोर्ट आपको नहीं बोलेगा आप बताओ आपने क्या किया था, फोर्स नहीं कर सकता आपको कि आप अपने क्राइम का प्रूफ जो है कोर्ट में खुद दो। सो इस तरह का कुछ राइट्स मिलता है अरेस्टेड पर्सन को। ये पुलिस का काम है सर्च करना, एविडेंस इकट्ठा करना। व्हाट इज बेगार? बेगार मतलब क्या होता है? बेगार मतलब फोर्स लेबर। फोर्स लेबर मतलब होता है कि जबरदस्ती काम करवाना विथ या विदाउट पेमेंट, बिना गांव वगैरह में लोग जो हायर कास्ट के लोग होते हैं, लोअर कास्ट को बोलते हैं हमारे काम करो, और शाम को उनको थोड़ा कुछ देते हैं या ना देते हैं या भेज देते हैं। तो ऐसे ऐसे काम को हम बेगार बोलते हैं। सो व्हाट इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? तो अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता क्या है, हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है। सो देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड अस अगेंस्ट विच 3 एक्सप्लॉइटेशन। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करते हैं और कौन कौन से 3 एक्सप्लॉइटेशन से हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। एक तो बेगार और फोर्स लेबर। बेगार मैंने अभी बताया जबरदस्ती काम करवाना और पैसा नहीं देना, और ये आजकल हम क्राइम डिक्लेयर कर दिए हैं और कोई भी इसे फॉलो करता है तो ही विल बी पनिश्ड बाय लॉ। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट आल्सो हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए क्राइम, और किसी को यूज़ करना एज ए स्लेव, सो दिस ऑल्सो हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। सो ये दूसरा है बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, और बेगार मतलब फोर्स लेबर बैन कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14। तो 14 साल से कम के बच्चों को आप डेंजरस जॉब में लाइक फैक्ट्री और माइन में नहीं लगा सकते हो। तो ये भी एक 3 राइट अगेंस्ट तीनों एक्सप्लॉइटेशन है और उसको उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये प्रैक्टिस करना अब इलीगल माना जाएगा। एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो थर्ड राइट है ये कौन सा है? थर्ड है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी वन एंजॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। तो हर आदमी को ये राइट मिला हुआ कि वो अपने चॉइस के रिलीजन को एक्सेप्ट कर सके। फ्रीडम, दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कैन conscience, freedom of conscience. This means that a person may choose any religion or may not choose और may choose not to follow any religion. तो दूसरा बोलते हैं कि आपके कॉन्साइंस के ऊपर है, आपको क्या लगता है कोई रिलीजन फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर लगता है कि नहीं करना चाहिए तो आप कोई nobody can force you to follow some other religion, कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। इट ऑल्सो इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो और प्रोपोगेट इन रिलीजन। कोई भी प्रोफेशन को, कोई भी रिलीजन को अपना सकते हो, फॉलो कर सकते हो और प्रोपोगेट मतलब फैला भी सकते हो, इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक लाइफ, मोरालिटी एंड हेल्थ। फॉर एग्जांपल सती सिस्टम जो था वो बैन कर दिया गया है क्योंकि सती सिस्टम जो था इमोरल था। सती सिस्टम हम देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड वाइफ को उसी चीते में जला दिया जाता था, और ये एक तरह से वाइफ का राइट को छीना जा रहा था। तो कस्टम के बेसिस पे, क्योंकि हालांकि हमारा कस्टम है फिर भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ को ध्यान में रख के नहीं फॉलो किया जाता है, सो इसको बैन कर दिया गया। नेक्स्ट है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू सस्टेन नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म पता है क्या होता है? कि सेकुलरिज्म मतलब होता है कि जब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है और सारे धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है, और नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सो दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। तो क्या स्टेप उठाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए? एक तो पहला गवर्नमेंट एक्सटेंडेड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन और व्हाट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो हर आदमी को, हर ग्रुप को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा पर्टिकुलर रिलीजन के मैटर में। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। दूसरा पॉइंट है कि सेकुलर स्टेट इंडिया क्यों है? क्योंकि अपना हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तीसरा है गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी को भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। द इंस्टीट्यूशन रन बाय स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन नॉर विल दे फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन। तो जो ऐसा इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह जो होते हैं जहाँ का पूरा पैसा गवर्नमेंट से आता है, वहाँ पे उन लोग दे आर नॉट अलाउड टू प्रीच एनी रिलीजन, कोई भी धर्म का बढ़ावा नहीं दे सकते हैं या पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कुछ धार्मिक इंस्टीट्यूशन है जैसे कि सिखों का है, वहाँ पे क्योंकि दैट इज़ नॉट रन बाय गवर्नमेंट मनी, तो उसको वहाँ पे ये सब हिंदू के स्क्रिप्चर्स के बारे में, रिलीजन के बारे में बताया जा सकता है। डीएवी हो गया, सिखों के बारे में बताया जा सकता है, ठीक है।
एक्सप्लेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एजुकेशन राइट जो है ये नेक्स्ट राइट है। क्या होता है कल्चरल एजुकेशन? इट प्रोहिबिट राइट टू माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर। तो आपको पता है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, और मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं, सिख माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। तो इन लोगों को अपना कल्चर मेंटेन करने का पूरा अधिकार है। कोई भी इनको फोर्स नहीं करेगा कि वो अपना कल्चर छोड़ दे और मेजोरिटी का कल्चर अडॉप्ट कर ले। इन इंडिया दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द रिलीजन बट ऑल्सो ऑन द लैंग्वेज एंड कल्चर। तो हमारे यहाँ सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं है माइनॉरिटी, कल्चर के बेसिस पे जो लोग माइनॉरिटी हैं या लैंग्वेज के बेसिस पे जो लोग माइनॉरिटी है, इवन दे आर ऑल्सो ट्रीटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो हर माइनॉरिटी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकता है, और बाई डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, अपने कल्चर को मेंटेन कर सकता है इसके थ्रू। नेक्स्ट है विच राइट्स हैज बीन कॉल्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ राइट को हम बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और इसीलिए अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल बोला। और क्यों बोला है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, because these rights gives a citizen the right to approach to high court or supreme court to get any fundamental right restored in case of their violation। देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर मान लो क्वेश्चन ये ऐसा था व्हाट डू मीन बाय राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये भी क्वेश्चन है, कहा सकता है, इसको भी देख लेना, यही आंसर लिखना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये राइट है जिसको हार्ट एंड सोल बोले। क्यों बोले? क्योंकि ये राइट जो होते हैं ना सिटीजन को, ये राइट गिव्स सिटीजन द राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर मान लो कि हमारा जो फंडामेंटल राइट मिला वो अगर वायलेट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार कहाँ से मिला हुआ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से मिला हुआ है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर मान लो हमारे पास पाँचों राइट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अगर कोई वायलेट करता है तो हम क्या करें नहीं पता हमें। तो व्हाट इज द यूज ऑफ गिविंग सच राइट टू अस व्हेन दीज आर वायलेटेड, देन वी डोंट नो वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। सो सिक्स्थ राइट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये बोलता है कि अगर ये पाँचों राइट वायलेट होता है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एक्सपेक्टेशन, कल्चर एजुकेशन राइट, अगर ये सारे राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, एंड देयर बाई फाइल ए केस अगेंस्ट द पर्सन हु इज ट्राइंग टू टेक अवे और फंडामेंटल राइट, एंड देयर बाई थ्रू कोर्ट वी कैन रिस्टोर इट बैक। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिट दैट कोर्ट कैन इशू। रिट मतलब ऑर्डर होता है, रिट मतलब तो हमारे फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कर सकता है, और इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। ठीक है, सो पहला है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शियरी। ये 5 रिट हैं, देखते हैं हम एक करके क्या होता है। हैबियस कॉर्पस मतलब कि इट मीन्स दैट कोर्ट ऑर्डर द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। देखो मान लो कोई आदमी अरेस्ट कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस अथॉरिटी अगर वो जो अरेस्टेड पर्सन ऑर्डर मतलब रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस लेके आता है पुलिस स्टेशन में, तो उस आदमी को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, और इस तरह से कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो गलत है या सही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है मैंडेमस। मतलब ये कौन सा रिट है देखते हैं हम। दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट द पर्टिकुलर ऑफिशियल होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी एंड देयर बाई टेकिंग अवे द फंडामेंटल राइट। देखो बहुत सारे सरकारी ऑफिस है जहाँ पे कि कुछ ना कुछ काम होते हैं, अगर हम जाते हैं काम करवाने और मना कर देते हैं, यानी कि वो लोग अपना लीगल ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में दैट पर्सन कैन ब्रिंग द रिट और ऑर्डर ऑफ मैंडेमस एंड देयर बाई कंपेल दैट पर्सन टू डू द एक्ट। ठीक है, उस आदमी को हम फोर्स कर सकते हैं कि वो अपना जिम्मेदारी निभाए, अपना काम करे। प्रोहिबिशन तो मतलब होता है कि दिस रिट वाज इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है प्रोहिबिशन, और ये लोअर कोर्ट को इशू करता है व्हेन द लोअर कोर्ट हैज़ टेकन अप ए केस गिविंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर मान लोअर कोर्ट कोई केस ले लिया जो कि उसका जुरिस्डिक्शन मतलब पावर होता है, उसके पावर अथॉरिटी के बाहर है, लेकिन फिर भी उस केस को लेके सजा सुनाने की कोशिश कर रहा था, उस समय हायर कोर्ट कैन प्रोहिबिट लोअर कोर्ट फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है को वारंटो। को वारंटो क्या है? इफ द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस but is not entitled to hold that office, it is issued the writ of quo warranto and restrict that person from acting as an office holder। ठीक है, अगर मान लो कोई आदमी एक ऑफिस है जिसमें कि जो चीफ है, ठीक है, ये है मिस्टर, ये रिटायर होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, और ये रूल है कि जो सीनियर मोस्ट होंगे एंड ही विल बी अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट चीफ। तो अगर मान लो इन 5 में से ये सबसे ज़्यादा सीनियर है, सो ही विल कम टू दिस प्लेस।
लेकिन अगर मान लो कोई आदमी ने ये इसे होना चाहिए, लेकिन इसको नहीं चुन के कोई ऐसा आदमी जो सीनियर नहीं, उसको उसको उस ऑफिस का हेड बना दिया जाता है। सो हियर कोर्ट कैन चेक, जो लोग इस एक्ट से लगता है कि उनका 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 फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, तो ऐसे लोग कोर्ट जा सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रिट ऑफ को वारंटो। एंड फाइनली है सर्शियरी। ये अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर द लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर द मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी और कोर्ट। तो इसमें क्या बोलते हैं कि अगर लोअर कोर्ट के पास कोई मैटर पेंडिंग है और उसको लगता है कि हाँ ये डिले हो रहा आने से, तो उस समय हायर कोर्ट कैन टेल लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर दैट केस टू इट एंड देयर बाई टेकिंग अवे द राइट ऑफ लोअर कोर्ट टू डील विद सच केसेस। ठीक है, तो ये 5 रिट है। आ सकता है 1 नंबर का मैच द फॉलोइंग आ सकता है। नेम द नेम सम ऑफ द कमीशन दैट हैव बीन क्रिएटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से कमीशन बनाए गए हैं। एक तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बनाया गया है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। सो दूसरे माइनॉरिटी का कमीशन बना हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। कमीशन फॉर वुमेन बना हुआ है, औरतों के लिए। नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST भी बना हुआ है, ह्यूमन राइट कमीशन। ये सारे कुछ कमीशन है जो कि राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन द नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो एक नेशनल ह्यूमन, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसी तरह से हर कंट्री में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है और इंडिया में भी है। तो इसका क्या इसके बारे में कुछ बताना हमें। टू एक्ट एज ए वॉच डॉग अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ राइट। तो ये देखता है कि कोई राइट को वायलेट नहीं हो रहा, उसको वॉच करता है। अगर कोई करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन 2000। सो याद रखना कब एस्टैब्लिश किया गया था, 2000 में किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था इसको। और ये क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये देखना है कि क्या ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन, कैसे बना हुआ है इसका। इट इज़ कम्पोज ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें चीफ जस्टिस मतलब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेंबर होते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मेंबर होते हैं इसके अंदर, जो रिटायर हो गए हैं। एंड 2 अदर मेंबर हु हैव नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट। तो ऐसे 2 लोगों को भी चुना जाता है जिनको ह्यूमन राइट के बारे में नॉलेज है। सो देर आर 4 members into it and 2 of them are judges of Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court and High Court। और ठीक है, सो 2 अदर मेंबर। और दूसरा जो होता है आपका 2 और मेंबर हो सकते हैं जो कि जिन्हें इनके ह्यूमन राइट के बारे में नॉलेज है। फंक्शन क्या है, इट इंक्वायर एट इट्स ओन इनिशिएटिव और ऑन द पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाय द विक्टिम्स। अगर मान लो किसी वुमेन है, उसका ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, तो वो पहुंच सकती है ह्यूमन राइट कमीशन में और कंप्लेन कर सकती है। या अगर लगता है कि वायलेशन हो रहा है तो ह्यूमन राइट कमीशन खुद भी जाके इंक्वायर कर सकता है अपने मर्जी से। विजिट टू द जेल और टू स्टडी द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स। तो प्रिजनर्स का भी अपना कुछ राइट है, तो क्या जेल में उनको राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके बारे में पता लगा सकते हैं जाके इन लोग। अंडरटेक रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट एक्सेट्रा। तो रिसर्च वर्क भी करते हैं इन लोग, अगर कुछ बेटर कर सके ह्यूमन राइट को, ये सब चीज़ के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्लेन रिसीव, किस तरह का कंप्लेन आता है। द कंप्लेन रिसीव बाय द कमीशन आर रिलेटेड टू कस्टोडियन डेथ, मतलब जो पुलिस ने कस्टडी में किसी को मार दिया। कस्टोडियन रेप, अगर मान लो किसी वुमेन का रेप हो गया कस्टडी में, उसको भी। डिसअपियरेंस, उसके बाद पुलिस एक्सेस, अगर पुलिस अपना पावर को मिसयूज कर रहा है उस समय। फेलियर इन टेकिंग एक्शन, इनडिग्निटी टू वुमेन और प्रोविंग इनटू राइट, दंगा वगैरह उसको ये कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पावर क्या है इनका, इट डज नॉट हैव द पावर टू प्रोसिक्यूट, सजा देने का इनको अधिकार नहीं है, ठीक है। इट कैन मेयरली मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट और रिकमेंड टू द कोर्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। ये बोल सकता है गवर्नमेंट को या कोर्ट को कि आप इस मामले में आगे बढ़ो और देखो कि किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द इंक्वायरी। सो ये सिर्फ सजेशन दे सकता है, सुझाव दे सकता है। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 4। जैसे पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 है DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो DPSP आर द सम गाइडलाइन दैट वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ गाइडलाइन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी एज वेल बीइंग टू ऑल सिटीजन, ठीक है, इक्वालिटी
यानी कि ये कुछ गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है और ये बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जब लॉ बनाता है तो इससे इन गाइडलाइन को ध्यान में रखे, क्योंकि ये सारे गाइडलाइन जो है लोगों के बेटरमेंट के लिए होते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं, और इसलिए इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट गो टू कोर्ट आस्किंग द कोर्ट टू इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। ठीक है, लेकिन हम जा नहीं सकते हैं। डीपीएसपी वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सेबल। देखो ये जैसे फंडामेंटल राइट है, अगर वायलेट होता है तो कोर्ट जा सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट इसके खिलाफ काम नहीं, इसके फेवर में काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कुछ ऐसा चीज मेंशन किया गया है कि जैसे राइट टू वर्क हो, राइट टू एजुकेशन है, लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, लोगों को वर्क मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा पा रहा है लोगों को काम देने के लिए या लोगों को वर्क देने के लिए, तो हाँ, जो लोगों को काम नहीं मिल रहा है ऐसे लोग कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें ये डीपीएसपी में इंक्लूड है और गवर्नमेंट हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, सो इसीलिए तो ये जो है नॉन जस्टिसेबल ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे फंडामेंटल जस्टिसेबल है कि हम जस्टिस एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है, इसको हम कोर्ट में जाके अपना क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राइट है। व्हाट डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन, इसमें क्या होता क्या है? देखो, द गोल एंड द ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड अडोप्ट, हमने जो भी गोल अडोप्ट किया है कि हम क्या करना चाहते हैं अपने लोगों के बारे में। सर्टेन राइट दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, कुछ ऐसा राइट जो कि लोगों को मिलना चाहिए फंडामेंटल राइट के अलावे, तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। सर्टेन पॉलिसी दैट गवर्नमेंट शुड अडोप्ट, ऐसे कुछ पॉलिसी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट को अडोप्ट करना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट एफर्ट्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट उठाया है इसको डीपीएसपी को लागू करने के लिए। गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्राई टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी, दे पास सेवरल जमींदार एबोलिशन बिल। देखो, जमींदार को एबोलिश कर, जमींदारी सिस्टम एबोलिश कर दिया गया है, जिससे कि ज़मीन जो है गरीब लोगों को मिल पाए, लैंडलेस पीजेंट्स को मिल पाए। बहुत सारे बैंक को नेशनलाइज कर दिया जिससे कि इसको आम आदमी भी इसका फ़ायदा उठा सके। फैक्ट्री लॉ लाया है, फिक्स मिनिमम वेज सिस्टम लाए हैं, और रिजर्वेशन लाया है SC/ST को। तो ये सब क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट का पॉजिटिव एफर्ट है वो कुछ सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, और ये सो दे आर जनरली फॉर द बेटरमेंट और वेलफेयर ऑफ द एंटायर मेजोरिटी ऑफ पीपल हु आर पुअर डिप्राइव्ड, ऐसे लोगों के लिए होता है, इसलिए इसको जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। व्हाट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था, और कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से किया गया था। ठीक है, सम फंडामेंटल ड्यूटीज आर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बंधा रहना चाहिए, उसको मानना चाहिए, हमें अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हारमनी, लोगों के बीच में हारमनी लाना चाहिए, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल। मेंशन सम ऑफ द डीपीएसपी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए जिससे गरीब लोगों को फायदा हो, विलेज पंचायत लाना चाहिए, इनफैक्ट अब ला दिया गया है। उसके बाद इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना चाहिए हमें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज को इक्वली बांटना चाहिए, नहीं कि किसी कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेट हो। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी? एक तो फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देखो, फंडामेंटल राइट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देखो ये एक दूसरे को अपोज नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, ठीक है। फंडामेंटल राइट डिफरेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स वाइल डीपीएसपी प्रेशराइज गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग। तो ये तो गवर्नमेंट को बोलता है कुछ करने के लिए, लेकिन ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल वेयर एज डीपी इंश्योर वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये फ़र्क है, ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो जाता है, लेकिन ये पूरा सोसाइटी के बारे में सोचता है। द एम ऑफ बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज सेम, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ वन अदर वुड बी इनकम्प्लीट, एक ना हो तो दूसरा इनकम्प्लीट होगा। फंडामेंटल राइट नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये गवर्नमेंट क्या नहीं करना चाहिए वो बताता है, और ये बोलता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आर पार्ट 3 में है, ये 4th में बता चुका हूँ। जस्टिसेबल है और नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर डीपीएसपी वायलेट होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर एंड बाय विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट। तो 1978 में हुआ था ये, और 44th अमेंडमेंट से हम इसको किए थे। ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, और इसको हमने एक लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया था, अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था इसको। 300A नया आर्टिकल बना के उसमें इसको लीगल राइट बना दिया गया था, पहले ये फंडामेंटल राइट था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।